एवरीवन। इजी फिजिक्स बाय एन के चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज की इस वीडियो में अपन एक प्रैक्टिकल करने वाले हैं जो 12th क्लास के सिलेबस का एक सबसे महत्वपूर्ण प्रैक्टिकल है। ये प्रैक्टिकल एग्जाम के साथ साथ थ्योरी में भी यहाँ से मुख्य रूप से प्रश्न पूछा जाता है। और मैं अपने सभी शिक्षक साथियों से ये अनुरोध करता हूँ कि आप ये जो प्रैक्टिकल है वो अपने रिकॉर्ड में अवश्य करवाएं। और यदि आपकी लेबोरेटरी के अंदर इसका इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है तो आप निसंकोच इस प्रैक्टिकल को अपने बच्चों को जरूर करवाएं, क्योंकि इसमें से जो आने वाले प्रश्न हैं उसको अपन बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे और आपके बच्चों को पूरे अंक मिलेंगे। इसका मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ। तो इस वीडियो को आप अपने बच्चों तक अवश्य पहुँचाएं। तो आज की इस वीडियो में पहले अपन इस प्रैक्टिकल को अपनी रिकॉर्ड में अपनी कॉपी में कैसे लिखेंगे, एग्जाम में अपन इस किस तरीके से इसे अटेम्प्ट करेंगे, और उसके बाद में इंस्ट्रूमेंट के द्वारा किस तरह से अपन इसकी रीडिंग लेते हैं, कैसे अपन इसकी कैलकुलेशन करते हैं, एक एक स्टेप को अपन बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। वीडियो के एंड में इस प्रैक्टिकल का जो रिजल्ट है उसको लिखेंगे और एग्जामिनर आपसे किस तरह के प्रश्न वाइवा में पूछ सकता है, जिसके आधार पर आपके 30 अंकों का निर्धारण होगा। तो अगर ये प्रैक्टिकल आप लोगों को मिलता है बाई लक, तो आप 100% मान करके चलिए कि यदि आप इस वीडियो को एंड तक पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपको पूरे अंक इस प्रैक्टिकल में से आज मिलने वाले हैं। चलिए सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। देखिए, जब आप प्रैक्टिकल करते हैं तो आपको उसका उद्देश्य ध्यान होना चाहिए, क्योंकि आप पूरा एक्सपेरिमेंट करने के बाद में जब एग्जामिनर के सामने जाके बैठते हैं और वो आपसे वाइवा में क्वेश्चन पुटअप करता है तो पहला प्रश्न पूछता है कि आपके इस प्रयोग का उद्देश्य क्या था, क्या ऑब्जेक्ट था, आपको लक्ष्य क्या दिया गया था। तो उद्देश्य आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए और उस उद्देश्य के हर एक शब्द के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो अपन पढ़ते हैं, जेनर डायोड के अभिलाक्षणिक वक्र खींचकर। आपके पास कोई एक जेनर डायोड होगा। चैप्टर नंबर 16 में इलेक्ट्रॉनिकी में आपने सबसे पहले पीएन संधि डायोड पढ़ा है और उसके बाद में आपने जेनर डायोड पढ़ा है। जेनर डायोड की विशेषता क्या होती है कि इसे वोल्टता नियंत्रक के रूप में काम में लिया जाता है। इसे वोल्टेज को रेगुलेट किया जा सकता है, वोल्टेज को कंट्रोल किया जा सकता है। तो जेनर डायोड है उसको वोल्टेज रोकने के लिए या वोल्टेज को नियत रखने के काम में लिया जाता है। इसका अभिलाक्षणिक वक्र खींचना है। अभिलाक्षणिक वक्र का मतलब होता है इसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर और परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा। V और I के बीच में जब आप ग्राफ खींचेंगे तो उसे अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं। अभिलाक्षणिक वक्र खींचने के बाद में आपको उस ग्राफ के आधार पर भंजन वोल्टता ज्ञात करनी है। भंजन वोल्टता का मतलब है कि इतने वोल्टेज के बाद आप चाहे कितना भी वोल्टेज इसके सिरों पर बढ़ा दें, इसके ऊपर वोल्टेज का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। यानी ये उस वोल्टेज को फिक्स कर देता है, जिसे अपन इसका भंजन वोल्टता कहते हैं। तो इस तरीके से आपको इसका जो उद्देश्य है वो आपको ध्यान में होना चाहिए। अब इस प्रयोग के लिए आपको कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता है उसकी अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं, इस प्रयोग को पूरा करने के लिए जो जो सामान सामग्री इंस्ट्रूमेंट पार्ट्स आपको चाहिए उनको अपन ने यहाँ पे लिखा है। लेकिन जब आप एग्जाम के अंदर कॉपी में, बोर्ड की कॉपी में जब आप आंसर देंगे, दैट टाइम आपको उपकरण लिखने की आवश्यकता नहीं है। इवन मैं कहूँगा कि आपको उपकरण नहीं लिखने हैं, क्योंकि बोर्ड में प्रैक्टिकल के अंदर उपकरण लिखने के कोई अंक निर्धारित नहीं है। इसलिए जिस काम को करने से आपको नंबर नहीं मिले वो काम आपको नहीं करना है। तो किसी भी प्रयोग के अंदर आपको अपने रिकॉर्ड में जरूर उपकरण लिखने हैं ताकि आपको ये बात समझ में आए। लेकिन जब आप एग्जाम दे रहे हो प्रैक्टिकल के, उस समय आप लोगों को उपकरण लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे अपने को एक जेनर डायोड चाहिए, जिस डायोड की भंजन वोल्टता और अभिलाक्षणिक वक्र अपने को खींचने हैं वो एक जेनर डायोड चाहिए। उसके बाद में एक संचायक सेल, एक बैटरी चाहिए जिसका वोल्टेज है वो 10 वोल्ट तक हो सकता है, या फिर मैं ये कहूँगा कि ये इससे कम वोल्टेज के ऊपर भी आपको, अगर आपके पास 4 वोल्ट की या 3 वोल्ट की बैटरी भी है तो भी आपका काम चल जाएगा। एक आपको वोल्ट मीटर चाहिए। अब वोल्ट मीटर है, उसकी परास कितनी है, कितने वोल्टेज को वो नाप सकता है, उसका अल्पतमांक कितना है, वो सब अपन आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं।
एक आपको माइक्रो एमीटर चाहिए धारा को नापने के लिए, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है कि जनरल डायोड को हमेशा रिवर्स बायस में जोड़ा जाता है, पश्च बायस में जोड़ा जाता है, और उसके अंदर धारा का जो मान है वो बहुत अल्प बहता है। तो कम से कम वैल्यू को नापने के लिए आपको माइक्रो एमीटर रेंज का, यानी जो 10 की पावर -6 एम्पियर के करंट को भी नाप सके, ऐसा आपको एमीटर काम में लेना है। एक धारा नियंत्रक चाहिए, स्विच चाहिए, कुंजियां चाहिए परिपथ को ऑन ऑफ करने के लिए, और कुछ संयोजक तार चाहिए जिससे अपन परिपथ को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद में अपन सबसे पहले देखते हैं इसका डायग्राम। देखिए, इसके लिए जो आवश्यक परिपथ चित्र है वो कई तरीके से बनाया जाता है, लेकिन मैं आपको जो सबसे आसान तरीका है वो बताऊंगा। यहाँ पे मेरे पास मैंने एक पीएन जेनर डायोड लिया है। जेनर डायोड का सिंबल आप जानते हैं कि उसके आगे की जो खड़ी लाइन है उसको थोड़ा सा टेढ़ा बनाया जाता है। तो ये आपके पास एक जेनर डायोड है। एमीटर जो होता है वो हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो यहाँ पे अपन ने एक माइक्रो एमीटर लिया है। उसके बाद में वोल्टेज को नापने के लिए एक वोल्ट मीटर लेते हैं जिसको अपन हमेशा समांतर क्रम में जोड़ते हैं। एक धारा नियंत्रक, एक कुंजी और एक बैटरी। अब यहाँ पे ये जो बैटरी है वो इस तरह की बैटरी होनी चाहिए ताकि आप इसका वोल्टेज कम ज़्यादा कर सकें। वोल्टेज का मान है वो आप यहाँ से घटा या बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे जो बैटरी मैंने लगा रखी है उसका जो सिंबल है वो आपको ऐसा नज़र आ रहा है कि सर ये बैटरी तो फिक्स होगी, इसका वोल्टेज तो फिक्स होगा। तो इसका जो सर्किट होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया जाता है, लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप अगर इस बैटरी के अंदर इस तरीके से एक एरो मार्क लगा देते हैं तो इसका अर्थ ये हो जाता है कि आप इस बैटरी का जो वोल्टेज है उसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आप लोगों को इसके अंदर जो वोल्ट मीटर और माइक्रो एमीटर लगाया है 100% उसके ऊपर भी आपको प्लस माइनस लिखना होगा। तो ये वोल्ट मीटर का सिरा है वो प्लस से जुड़ा हुआ है, दूसरा सिरा है वो नेगेटिव से है। सिमिलरली ये भी प्लस और माइनस से जुड़ा हुआ है। ध्यान रहे, पीएन संधि डायोड जो है, जो जनरल डायोड आप यहाँ पे यूज कर रहे हो, ये जनरल डायोड रिवर्स बायस में होना चाहिए, उत्क्रम बायस में होना चाहिए। उत्क्रम बायस का मतलब क्या होता है? डायोड का जो पी हिस्सा है वो बैटरी के नेगेटिव से और एन हिस्सा है वो बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो इतना सा परिपथ चित्र यदि आप बनाएंगे तो 100% आपका जो डायग्राम है वो कंप्लीट होगा। एग्जामिनर जब आपसे पूछे तो इसके हर एक भाग के बारे में आपको विस्तार से अच्छे से एग्जामिनर को समझाना होगा। चलिए, अब बारीक बात आती है इसके सिद्धांत की, कौन कौन सा सिद्धांत इसके अंदर लगने वाला। आप स्क्रीन को पॉज करके और थ्योरी को लिख लें। इसके सिद्धांत के साथ ही थ्योरी के लिए आपको एक बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा जो मुख्य रूप से पूछी जानी है वो भी तैयार हो जाएगी। इसका सिद्धांत वो बहुत छोटा सा है, बहुत ईजी है। देखिए क्या लिखा है कि जेनर डायोड जो होता है वो सामान्य जो पीएन संधि डायोड होता है उसके जैसा ही होता है, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है कि जेनर डायोड है उसमें अधिक अपद्रव्य मिश्रित कर बनाया जाने वाला पीएन संधि डायोड ही है। पीएन संधि डायोड होता है उसमें जो अपमिश्रण है, अशुद्धियां मिलाई जाती हैं, उनकी मात्रा कम रखी जाती है। लेकिन इन्हीं अशुद्धियों की मात्रा बढ़ा दी जाए तो वो जो पीएन संधि डायोड है वही जेनरल डायोड की तरह रिएक्ट कर गया। ठीक है, और इसकी अवक्षय परत की जो मोटाई है वो बहुत कम हो जाती है। जैसे ही आप इसमें डोपिंग बढ़ाएंगे, अशुद्धियों की मात्रा बढ़ाएंगे, इसके पी और एन प्रकार की जो संधियां हैं, पी और एन प्रकार के अर्धचालक हैं, उनके बीच में बनने वाली जो अवक्षय परत है उसकी मोटाई है वो कम हो जाती है, यानी अवक्षय परत है वो पतली हो जाती है। और अवक्षय परत पतली होने से क्या होगा, जिससे उच्च उत्क्रम विभव पर, यानी आप इसे रिवर्स बायस में, पश्च बायस में जोड़ करके और बहुत ज़्यादा वोल्टेज, थोड़ा सा ज़्यादा वोल्टेज आप बढ़ाते हैं, उच्च उत्क्रम विभव आरोपित करने पर संधि क्षेत्र में उच्च विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। वो जो अवक्षय परत है, जो पीएन संधि है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा वैल्यू का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। और विद्युत क्षेत्र के उत्पन्न होने से क्या होगा, जिससे सहसंयोजक बंध टूटने लगते हैं। किसके सहसंयोजक बंध? वो जो संधि क्षेत्र के अंदर सहसंयोजक बंध बने हुए हैं वो टूटने लगते हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होल युग्म का उत्पादन होगा, इलेक्ट्रॉन और होलों के युग्म बनेंगे। और इनकी संख्या में बहुत ज़्यादा उत्पादन होने से, इनकी मात्रा में, इनकी संख्या में वृद्धि होने से क्या होगा, अचानक से उत्क्रम धारा का मान बढ़ जाता है।
परिपथ में धारा का मान अचानक से बढ़ जाता है। ये जो प्रक्रिया है इसे अपन जेनर भंजन कहते हैं। और आप इसके आगे लिख सकते हैं कि इस वोल्टता पर या जिस विशेष वोल्टता पर परिपथ में धारा का मान अनंत हो जाता है उसे अपन भंजन वोल्टता कहते हैं। चलिए ये भी मैं लाइन यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहां पर अपन ने लिखा है कि जिस विशेष वोल्टता पर परिपथ में धारा का मान अनंत हो जाता है इसे अपन ब्रेकडाउन सिचुएशन कहते हैं और इस वोल्टता को भंजन वोल्टता कहते हैं। तो केवल इतना सा सिद्धांत आप लोगों को याद करना है, पढ़ना है और अपनी कॉपी में लिखना है। फटाफट आप स्क्रीन को पॉज करके इसको लिख लीजिए। अब आगे चलते हैं प्रेक्षण में और प्रेक्षण सारणी में। देखिए 12th क्लास के जितने भी एक्सपेरिमेंट हैं उनमें सबसे आसान प्रेक्षण और प्रेक्षण सारणी है। इसकी रीडिंग लेनी सबसे आसान है। अभी अपन थोड़ा सा इसका लिख लेते हैं अपन पोर्शन किस तरीके से अपने को फाइल में लिखना है। उसके बाद में मैं आपको पूरा का पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, इसकी रीडिंग लेकर के दिखाऊंगा। और ये जो प्रेक्षण सारणी आपको नजर आ रही है इस प्रेक्षण सारणी में अपन रीडिंग भी लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, सबसे पहले वोल्टमीटर का अल्पतमांक निकालना है। बेटा अल्पतमांक क्या होता है? अल्पतमांक होता है किसी भी मीटर का सबसे छोटा वह मान जो उस मीटर के द्वारा आप नाप सकते हैं। जैसे आपके पास कोई एक घड़ी है, सेकंड की सुई उसमें लगी हुई है और 1 से लेकर के 2 के जो अंक हैं ऊपर 12 फिर 1 फिर 2 ऐसे लिखे होते ना, और उनके बीच में बहुत छोटी छोटी 5 लाइनें लगी होती हैं। तो आप उस घड़ी के द्वारा सबसे कम टाइम कितना नाप सकते हैं? 1 सेकंड का। यानी एक खाना जो है वो 1 सेकंड को नापेगा। और यदि आपके पास खानों की संख्या 5 आ गई तो फिर आप उसको 5 से गुणा कर देंगे यानी 5 सेकंड आएगा। तो अल्पतमांक निकालने से आपको ये पता चल जाएगा कि इस मीटर का जो एक खाना है वो कितनी रीडिंग दे रहा है, कितना वोल्टेज या फिर कितना करंट नाप रहा है। फिर जब आप रीडिंग लेंगे दैट टाइम आप क्या करेंगे, खानों की संख्या गिन लेंगे। तो जितने खानों की संख्या आएगी उसको आप अल्पतमांक से गुणा कर देंगे तो उस मीटर का पाठ्यांक आ जाएगा। ठीक है, तो आप वोल्टमीटर का अल्पतमांक निकालेंगे और एमीटर का अल्पतमांक भी निकालेंगे। अभी अपन देखने वाले हैं। उसके बाद में प्रेक्षण सारणी है। इस प्रेक्षण सारणी में पहला कॉलम आप क्रम संख्या का लिखेंगे। फिर अब आपको करना क्या है यार, इसमें आपको केवल वोल्टमीटर और वोल्टेज विभवांतर और धारा के बीच में ग्राफ ही तो खींचना है। तो एक तो आपको वोल्टमीटर के पाठ्यांक चाहिए और एक आपको एमीटर के पाठ्यांक चाहिए। एक्स एक्स और वाई एक्स के ऊपर ग्राफ ही तो बनाना है। तो वोल्टमीटर का पाठ्यांक कैसे लेंगे? सबसे पहले आप खानों की संख्या लिखेंगे, कितने खानों के बराबर विक्षेप आया, और उस खानों की संख्या को जब आप अल्पतमांक से गुणा कर देंगे तो आपके पास वोल्टमीटर का पाठ्यांक आ जाएगा। इसी प्रकार से एमीटर में जिस सिचुएशन में ये वोल्टेज ले रखा है उस समय एमीटर में कितने खानों में विक्षेप आया, और फिर आप खानों की संख्या को अल्पतमांक से गुणा करके उसके पाठ्यांक लिख लेंगे। फिर वोल्टेज के खानों की संख्या चेंज करेंगे, दोबारा कैलकुलेट करेंगे, फिर तीसरी बार, और इस तरीके से आपको टोटल कुल मिला करके 1 2 3 4 5 और 6 प्रेक्षण लेने हैं, 6 रीडिंग लेनी है। बोर्ड कहता है कि 6 रीडिंग लेनी है। और जब आप इंस्ट्रूमेंट के ऊपर खड़े हैं, आपकी स्कूल में जो एग्जामिनर प्रैक्टिकल लेने के लिए आए हुए सर हैं उन सर को आप लैब में बुलाएं और एक एक रीडिंग को, सभी रीडिंग नहीं, केवल एक रीडिंग जो है, कोई सी भी एक रीडिंग आप अपने इंस्ट्रूमेंट के ऊपर एग्जामिनर से चेक करवाएं। यदि आप एग्जामिनर से रीडिंग चेक करवाते हैं तो निसंदेह आपका जो प्रभाव है वो बहुत प्रभावी रहेगा और आप पूरे 30 नंबर के हकदार होंगे। ठीक है, तो ये प्रेक्षण सारणी है, इसको अपन जब प्रैक्टिकल करेंगे अभी थोड़ी देर में तब अपन इसको फिलअप करने वाले हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आप एक बार वीडियो की स्क्रीन को पॉज करके और इसको आप अपनी कॉपी में उतार लें। मैं आपको बताऊं कि इस प्रैक्टिकल की कैलकुलेशन जो है, गणना है, वो केवल मात्र नाम मात्र की है। नाम मात्र है गणना। इसमें केवल आपको एक ग्राफ बनाना है और उस ग्राफ होगा वही आपका कैलकुलेशन में ऐड हो जाएगा। तो बहुत आसान है, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, जोड़ बाकी गुणा भाग कुछ नहीं करना। ठीक है, तो ग्राफ भी अपन पहले रीडिंग लेंगे, उसके आधार पर अपन ग्राफ बनाएंगे जो आपको वीडियो के एंड में समझ में आ जाएगा। और उसके नीचे, ग्राफ के नीचे अपने को परिणाम लिखना होगा, रिजल्ट। यहाँ पे मैंने बहुत क्लियर लिखा है कि इसकी जो गणना है वो ग्राफ पेपर के अंदर कैलकुलेट होगी। तो गणना जहाँ पे आप लिखेंगे उसके साथ में ही आप ग्राफ पेपर चिपकाएंगे। फिर रिजल्ट में क्या करना है,
आपको उद्देश्य में कितनी बातें दे रखी थी? दो बातें। एक आपको अभिलाक्षणिक वक्र बनाना और एक इसकी भंजन वोल्टता ज्ञात करनी। तो दोनों को रिजल्ट में लिखना है। तो दिए गए जेनर डायोड का अभिलाक्षणिक वक्र है वो अंकित है, यानी हमने बना करके तैयार कर रखा है, ग्राफ गणना में आप देख सकते हैं। एवं इसकी भंजन वोल्टता जो अपन रिजल्ट देखेंगे ग्राफ के द्वारा, ग्राफ में अपन जहां पर वोल्टेज का मान, जिस वोल्टेज के ऊपर धारा का मान अचानक से अनंत हो जाता है, जिसको अपन ग्राफ में शो भी करेंगे, वो जो वोल्टता है वी जेड का मान, वो अपन यहाँ पे लिखेंगे, मात्रक उसका वोल्ट रहेगा। ठीक है। और इसके बाद में प्रैक्टिकल के एंड में आपको कोई दो सावधानियां भी लिखनी होती, केवल मात्र अधिकतम दो सावधानियां लिखनी होती हैं। तो यहाँ पर मैंने जो आवश्यक दो सावधानियां हैं जो सबसे महत्वपूर्ण हैं वो लिखी हैं कि सभी संयोजन जो हैं, तार जो हैं जिससे आप सर्किट को जोड़ रहे हो, वो कसे हुए होने चाहिए, टाइट होने चाहिए। और नंबर 2 पे लिखा है कि डायोड में धारा जो है, विद्युत धारा जो है, यानी उस डायोड का जो स्विच है जिसको आप ऑन करके सर्किट चालू करोगे, वो केवल तभी ऑन होना चाहिए। कब ऑन होना चाहिए? डायोड में धारा है वो केवल प्रेक्षण लेते समय ही प्रवाहित करनी है। ऐसे नहीं है कि उसको स्टार्ट करके ऑन करके और चालू करके छोड़ दिया, आप अपनी रीडिंग कर रहे हो, कैलकुलेशन कर रहे हो और उधर धारा है वो बहती जा रही है। ठीक है, क्योंकि इससे आप लोगों की जो रीडिंग है टेम्परेचर चेंज होने से मान चेंज हो जाएंगे। इसलिए ये सावधानियां हैं, इनका उपयोग करना चाहिए। चलिए अब अपन पहले इंस्ट्रूमेंट के द्वारा इसको पहले पढ़ लेते हैं, साथ साथ में मैं आप लोगों को सारी कहानी भी बता दूंगा। ये आपको मेरे सामने एक जेनर डायोड का इंस्ट्रूमेंट नज़र आ रहा है जिसके ऊपर क्लियर लिखा है कि जेनर डायोड वी आई करेक्टरिस्टिक्स एपरेटस। इसे फॉरवर्ड और रिवर्स बाइस दोनों तरीकों से काम में लिया जा सकता है। सबसे पहले अपन इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे, इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद में अपन प्रैक्टिकल करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये बीच में एक ऑन ऑफ का स्विच है। इसको आप ऊपर की तरफ करेंगे तो ये सर्किट है वो ऑन हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास एक वोल्ट मीटर है, उसको कनेक्ट करने के लिए ये दो इसके टर्मिनल हैं। ये रेड कलर का है वो पॉजिटिव है और जो ब्लैक कलर का है वो नेगेटिव है। उसके बाद में यहाँ पर आपको एक रेड कलर का लाइट नज़र आ रहा है, इससे आपको पता चलेगा कि ये सर्किट है वो ऑन है या नहीं है। इसके यहाँ पर आपको एक एमीटर नज़र आएगा और एमीटर में आपको मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर ऐसा करके कुछ लिखा है, यानी ये मिली एमीटर की तरह कार्य भी करेगा और माइक्रो एमीटर की तरह भी कार्य करेगा। तो इसको मिली और माइक्रो में कौन सा यूज़ करना है उसके लिए इसके नीचे एक स्विच लगा हुआ है। इस स्विच को यदि आप अपने राइट साइड में कर दोगे तो ये मिली एमीटर की तरह भांति कार्य करेगा, और इसको अगर आप लेफ्ट साइड में टर्न कर दोगे तो ये माइक्रो एमीटर की तरह कार्य करेगा। इसमें ऊपर वाला जो स्केल है वो मिली एमीटर का है और नीचे इसमें जो दोबारा डिजिट लिखे गए हैं वो माइक्रो एमीटर के हैं। इसके अंदर भी जब अपन इसके अल्पतमांक दोनों का निकालना सीखेंगे, अभी अपन चर्चा करते हैं। इसको कनेक्ट करने के लिए भी प्लस और माइनस दो टर्मिनल है। ये मेरे पास एक वोल्टेज रेगुलेटर है, यानी यहाँ से आप वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे, ये 0 से 15 वोल्ट की डीसी आप लोगों को देने वाला है। ठीक है, ओके। इसके बाद में ये इसके कनेक्टिंग दो पॉइंट्स हैं, ये दोनों पॉजिटिव हैं, ये दोनों नेगेटिव हैं। और यहाँ पर मेरे पास 3 जेनर डायोड नज़र आ रहे हैं। हालांकि इन जेनर डायोड के ऊपर जो जेनर वोल्टेज है या भंजन वोल्टेज है वो यहाँ पे लिखा गया है, लेकिन एग्ज़ाम टाइम में इनको यहाँ से रिमूव कर दिया जाता है, इनको यहाँ से डिसेबल कर दिया जाता है। ठीक है, हाइड कर दिया जाता है। इसका ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, इनमें से किसी भी एक डायोड को आपको यूज़ करना है और यूज़ करके वोल्ट मीटर से वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे, एमीटर से करंट कैलकुलेट करेंगे और वी और आई के बीच में ग्राफ खींचेंगे। चलिए, इंस्ट्रूमेंट आप लोगों ने देख लिया। इसके बाद में अपन अपनी जो ऑब्जर्वेशन टेबल है उसमें पहले लिखेंगे प्रेक्षण, जिसमें वोल्ट मीटर का अल्पतमांक यानी लिस्ट काउंट जिसे अपन कहते हैं, और माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट भी अपने को लिखना है। तो इसके अंदर यदि अपन लिस्ट काउंट कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि ये कितना मैक्सिमम वोल्टेज नाप सकता है। तो यहाँ पे 15 वोल्ट लिखा हुआ है। और इसके बाद में अपन इसके जो नंबर ऑफ डिवाइड्स हैं, भागों की संख्या, खानों की संख्या, छोटे छोटे हिस्से आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक 10 खाने, फिर 10 20 हो गए, ये 30, ये 40, ये 50 और ये 60 खाने हो गए। यानी इसके टोटल 60 खाने हैं, वो मिलकर के 15 वोल्टेज को कैलकुलेट करने वाले हैं। तो एक खाने के हिस्से में कितना वोल्टेज आएगा, तो ये 15/60 हो जाएगा। 15 और 60 1/4 हो जाएगा।
और ये 0.25 वोल्टेज आ जाएगा, यानी एक खाने के बराबर अगर इसमें विक्षेप आता है तो ये 0.25 वोल्टेज को कैलकुलेट करेगा, मेजर करेगा। इसी तरीके से माइक्रो एमीटर में देख लें तो सबसे पहले इसमें माइक्रो एमीटर में आप जब बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको इसके अंदर जो भागों की संख्या है वो 150 माइक्रो एम्पियर को कैलकुलेट करेगा। ये यहाँ से लेकर के 150 माइक्रो एम्पियर को नापेगा। और उसके नीचे भागों की संख्या है वो भी अगेन आपके पास टोटल कितनी है, 60 है। तो 150 अपॉन 60 आप जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2.5 माइक्रो एमीटर, माइक्रो एम्पियर कहेंगे, यूनिट अपन फिजिकल क्वांटिटी नाप रहे हैं तो ये 2.5 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन, एक भाग जो है, एक भाग के बराबर विक्षेप आएगा तो 2.5 माइक्रो एम्पियर कैलकुलेट करेगा। तो ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है। अब अपन इसका सर्किट डायग्राम, ये मेरे पास कुछ कनेक्टिंग वायर्स हैं, इनको अपन सर्किट को कनेक्ट करने वाले हैं। ये काफ़ी सारी संख्या में है मेरे पास, तो इनसे अपन सर्किट को कनेक्ट करेंगे। सर्किट को कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को इनमें से किसी भी एक डायोड को चूज़ करना है। मान लीजिए मैं ये जो सेंटर वाला डायोड है इसको चूज़ कर लेता हूँ। तो इसमें अपन क्या करेंगे कि डायोड का जो नेगेटिव पार्ट है, ये वाला हिस्सा है, सबसे पहले अपन यहाँ से ना कनेक्ट करेंगे, इसको अपन कनेक्ट करेंगे सबसे पहले ये जो आपके पास बैटरी है इसके पैरेलल क्रम में वोल्टमीटर को कनेक्ट करेंगे। तो वोल्टमीटर को कनेक्ट करने के लिए इसके पॉजिटिव से वोल्टमीटर का पॉजिटिव जोड़ देंगे। और इसके बाद में मेरे पास कुछ रेड कलर के वायर्स भी हैं जिनके द्वारा अपन इसको कनेक्ट करेंगे। लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से कि आप रेड कलर के वायर से कनेक्ट कर रहे हो या फिर वाइट ब्लैक कलर के वायर से कनेक्ट कर रहे हो। तो इसका मैं एक जो नेगेटिव पार्ट है उसको मैं यहाँ से इसके नेगेटिव से जोड़ देता हूँ। तो ये बैटरी के पैरेलल क्रम के अंदर आपका वोल्टमीटर आ गया। इसके बाद में अपने को क्या करना होता है, सिंपल यूज़ करेंगे अपन। बैटरी का जो पॉजिटिव है उसको आप आराम से समझते जाएं, मैं आपको हर एक बात समझाऊंगा। जेनर डायोड के नेगेटिव से जोड़ेंगे और बैटरी का जो नेगेटिव सिरा है उसको आप जेनर डायोड के पॉजिटिव से जोड़ेंगे, क्योंकि ऐसा जोड़ने पर ही ये डायोड है वो रिवर्स बाइस में आएगा। क्लियर है। इसके बाद में अपने को एक माइक्रो एमीटर और जोड़ना है, और माइक्रो एमीटर हमेशा इसके सीरीज क्रम में जोड़ा जाता है। तो सीरीज क्रम में जोड़ने के लिए आप यहाँ से ये जो बैटरी का जो सिरा आपने जेनर डायोड से जोड़ा था उसको आप माइक्रो एमीटर के नेगेटिव से जोड़ दें, और माइक्रो एमीटर का जो पॉजिटिव सिरा है उसको लेकर के आप डायरेक्ट बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दें। तो इस तरीके से ये जो माइक्रो एमीटर है वो भी आपका सर्किट के अंदर कनेक्ट हो जाता है। ठीक है। तो माइक्रो एमीटर है वो श्रेणी क्रम में आएगा, वोल्टमीटर है वो समांतर क्रम में आएगा। रही बात धारा नियंत्रक की, तो ये जो बैटरी है इसके अंदर धारा नियंत्रक है वो इनबिल्ड है, अंदर ही बंधा हुआ है, और ये जेनर डायोड है। तो इस तरीके से आपको ये कुछ कुल मिला करके कितने 1 2 3 4 5 वायर लगा करके और ये सर्किट जोड़ना है। अलग अलग स्कूल्स के अंदर, अलग अलग संस्थाओं में अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो वहाँ पे आप अपने सर से डिस्कस कर लीजिएगा। सर्किट को ऑन करने से पहले मैं एक बार ये जो मेरे पास स्विच है जो इस मीटर को मिली एमीटर और माइक्रो एमीटर में कन्वर्ट करेगा, इसको मैं माइक्रो की तरफ कर लेता हूँ, क्योंकि अपने को रिवर्स बाइस में जोड़ना है, फर्स्ट बाइस में जोड़ना है, और उसमें माइक्रो एमीटर ही काम में लिया जाता है क्योंकि धारा का मान बहुत कम होता है। तो इस तरीके से अपने पास ये आपका सर्किट तैयार है। सबसे पहले आप इस स्विच को ऑन करेंगे। जब आप स्विच ऑन करेंगे तो इसके अंदर लाइट जल जाएगी। ये लाइट जो है वो आपको ब्लकिंग करती नजर आ रही है, ये इसकी कैमरे की वजह से आ रही है। अब आप ये जो यहाँ पे स्विच है जिसको आप घुमाएंगे तो इस सर्किट के अंदर वोल्टेज की वैल्यू बढ़ेगी। मैं इसके नीचे वाले पोर्शन में कोई चेंज नहीं करूँगा, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। मैं ये जो मेरा लेफ्ट हैंड है, इस लेफ्ट हैंड की सहायता से इसको मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करूँगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करूँगा तो सर्किट के अंदर वोल्टेज का मान इंक्रीज होगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से क्लियर नज़र आ रहा है कि जैसे जैसे आप इसको क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो इसके अंदर जो वोल्टेज की वैल्यू है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, लेकिन करंट की जो वैल्यू है वो अब भी अपनी जगह स्टेबल है। ठीक है, मैं आपको जूम करके अच्छे से दिखा दूंगा। और यदि आप इसको रोटेट करेंगे तो वोल्ट मीटर में रीडिंग है वो इंक्रीज हो रही है, बट एमीटर में रीडिंग है वो इंक्रीज नहीं हो रही है। तो अपन
मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ और इसकी रीडिंग लेकर के दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अभी मैंने इस वोल्टेज को 0 पे रख दिया है। तो आपको बिल्कुल इसके सामने ऊपर खड़े होकर के देखना है, क्योंकि आप इसको साइड में खड़े होकर के देखेंगे तो ये जो रीडिंग है वो आप लोगों को थोड़ी क्लियर नज़र नहीं आएंगी। तो अपन जस्ट एग्जैक्टली इसके ऊपर हैं, मेरा जो कैमरा है वो इसके ठीक ऊपर रखा गया है। हम सबसे पहले इस वोल्टेज रेगुलेटर की जो स्विच है उसके द्वारा इसको थोड़ा सा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता हूँ। और मान लीजिए इस पे मैं भागों की संख्या जो है वो ले लेता हूँ, कितने, 4 भाग ले लेता हूँ। मैंने वोल्टमीटर के अंदर जो खानों की संख्या है वो 4 खानों के बराबर में विक्षेप ले लिया है। तो अब आपकी जो प्रेक्षण सारणी है, उस प्रेक्षण सारणी में जहाँ पे वोल्टमीटर में आपने खानों की संख्या को N1 से लिखा है, उसके आगे आप 4 लिख लीजिए। बाकी कैलकुलेशन अपन बाद में करते रहेंगे, आप 4 लिख लीजिए। और उसके बाद में इस तरफ एमीटर में देखेंगे तो इसमें किसी भी खाने के बराबर विक्षेप नहीं आया है, 0 खानों के बराबर विक्षेप आया है। अब अपन एक रीडिंग आपकी कंप्लीट हो चुकी है, यही रीडिंग है वो आपको एग्जामिनर को दिखानी है। एग्जामिनर को लेबोरेटरी के अंदर बुला करके आप सर्किट को जोड़ेंगे, क्योंकि सर्किट आपने जोड़ ही लिया है, प्रैक्टिकल आपने कर ही लिया है। तो एक एक रीडिंग है वो आप चेक करवाएंगे और एग्जामिनर उस रीडिंग के ऊपर राउंड करके और अपने सिग्नेचर करेगा, जिससे ये वेरीफाई हो जाएगा कि इस बच्चे ने ये प्रैक्टिकल है वो लेबोरेटरी में किया है। तो आपको उस समय घबराने की जरूरत नहीं है कि ये एग्जामिनर ने मेरे रीडिंग के ऊपर राउंड क्यों कर दिया। वो इस बात का सिंबल है कि उन्होंने रीडिंग है वो आपकी चेक कर ली है। इसके बाद में मैं इसको और घुमाऊंगा, घुमा करके खानों की संख्या को कितने के बराबर रख सकता हूँ, मैं 8 के बराबर रख लेता हूँ। ये ले लीजिए, मैंने 8 खानों के बराबर में यहाँ पे विक्षेप ले लिया है। तो अपने पास वोल्टमीटर में भागों की संख्या जो है विक्षेप है वो 8 खानों के बराबर में आ गया है। और यहाँ पे अपन एमीटर के अंदर रीड कर लेते हैं। तो एमीटर के अंदर अब भी जो वैल्यू है वो आपके 0 खानों के विक्षेप आए हैं, अभी भी इसमें एमीटर में कोई हलचल नहीं है। इसके बाद में आप अगेन इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे और खानों की संख्या को अपन 4-4 के मल्टीपल में ले लेते हैं, जिससे क्या होगा कि आपको कुछ अच्छा जो ग्राफ है उसको बनाने में सहूलियत रहेगी। तो यहाँ पे मैं 12 खानों के बराबर में रीडिंग ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये 12 खानों के बराबर में मैंने रीडिंग ली। तो अब भी इसमें एमीटर में है वो कोई विक्षेप नहीं है। तो ये तीसरी रीडिंग है वो अपने प्रेक्षण सारणी में मैं लिख लेता हूँ। इसके बाद में अपन ले लेते हैं 16 खानों के बराबर। ये आपके आगे 16 खानों के बराबर, 16 खानों के बराबर लिया, तब भी आपके पास इसके अंदर किसी प्रकार का कोई विक्षेप नहीं है, अब भी एमीटर है वो 0 के ऊपर ही है। इसके बाद में मैं ले लेता हूँ 20 खानों के बराबर। ठीक है, तो ये ले लिया मैंने 20 खाने, 5 के ऊपर 20 खाने आ जाते हैं। अब भी आपके पास जो माइक्रो एमीटर है उसमें कोई विक्षेप नहीं है, कोई हलचल नहीं है। इसके बाद में अपन यहाँ से ले लेते हैं, देखिए आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो अब जो थोड़ा सा जो मतलब 5 के ऊपर जो आपका था वोल्टमीटर में विक्षेप था, यानी 5 वोल्ट के बराबर जब विक्षेप था दैट टाइम इसमें करंट 0 था। तो अब आपको इतना ज़्यादा खाने नहीं लेने हैं, वो जो रेगुलेटरी थी कि 4 खानों के बराबर, उसको कंटिन्यू नहीं रखना है, आप इसमें थोड़ा सा विक्षेप भी ले सकते हैं। आप यहाँ पे विक्षेप की संख्या है वो 2 खानों के बराबर ले सकते हैं। तो जब आप यहाँ पे 2 खानों के बराबर विक्षेप लेंगे तो यहाँ पर आपको 1 खाने के बराबर विक्षेप है वो अब प्राप्त हो गया है। उसके बाद में आपने 2 खानों के बराबर और विक्षेप लिया। तो ये आपने जब 2 खानों के बराबर और विक्षेप लिया तो टोटल कितने हो गए इसमें, वोल्टमीटर में आपके पास खानों का जो विक्षेप है वो 24 के ऊपर आ गया, 24 खानों के बराबर विक्षेप आ गया। और अब की बार एमीटर में जब आप देखेंगे तो आपको 19 खानों के बराबर विक्षेप नजर आ रहा है, क्योंकि ये जो 50 माइक्रो एम्पियर का जो लाइन है उससे 1 खाना पहले है। तो 19 खाने आपके पास आ गए, आपको काउंट कर लेना है। उसके बाद में आप 1 बराबर और खाना रखेंगे, जस्ट 1 खाना और ले जाएंगे तो इसके अंदर विक्षेप बहुत तेज आ गया, बहुत ज़्यादा हो गया। और अब आप इसको ले लेते हैं, 1 खाने के बराबर और कर लीजिए, 26 खानों के बराबर रख लीजिए। तो जैसे ही आपने वोल्टमीटर में 26 खानों के बराबर विक्षेप रखा तो आपके पास यहाँ पर जो एमीटर में विक्षेप है वो इनफाइनाइट हो गया, अनंत के ऊपर हो गया। तो इस तरीके से ये जो वोल्टेज है, इस वोल्टेज को अपन कैलकुलेट करेंगे, वही आपका भंजन वोल्टता हो जाती है। अब ये जो प्रेक्षण सारणी है उसको अपन क्लियर करेंगे और उसके बाद में
ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर अब मैं ऑब्जर्वेशन टेबल में आ गया हूँ। तो जैसा आपने वोल्ट मीटर में और एमीटर में अल्पतमांक निकाला था वो बात मैंने यहाँ पे लिखी है। तो वोल्ट मीटर में टोटल वैल्यू थी वो 15 वोल्ट की थी और खानों की संख्या 60 थी, तो 0.25 वोल्टेज है वो इसका अल्पतमांक आ गया, यानी प्रति खाने का हिस्सा आ गया। इसी प्रकार से माइक्रो एमीटर में जब अपन देखेंगे तो 150 माइक्रो एम्पियर की करंट को नापता है। टोटल 60 खानों की संख्या है, डिवाइड करेंगे तो 2.5 माइक्रो एम्पियर आ जाएगा। इसके बाद में जब अपन ने रीडिंग ली थी तो मैंने रफ कॉपी में लिखा था और वो बातें मैं वहाँ पे वापस लिखता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि सबसे पहला जो विक्षेप अपन ने वोल्टमीटर में लिया था वो 4 खानों के बराबर लिया था, लेकिन यहाँ पर मैं 4 वाले को ना लिख करके 8 से लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरे को अधिकतम 6 रीडिंग लेनी है। ठीक है, और 6 रीडिंग में जो 22, 24 और 26 वाले रीडिंग है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इससे पहले की जो रीडिंग है जिसमें माइक्रो एमीटर में 000 की वैल्यू आ रही है, तो आप जो 4 खानों वाला विक्षेप की जो रीडिंग थी उसको आप यहाँ पे ना लिखें तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि टोटल अपन 6 रीडिंग लेने वाले हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये सारी रीडिंग्स हैं जो अभी अपन ने प्रैक्टिकल करते समय लिखी थी वो यहाँ पे लिख ली हैं। अब आप इनकी वैल्यूज लिखते जाएं। तो जब आप वैल्यूज लिखेंगे तो अब आप इसको n1, इसका जो खानों की संख्या है वो 8 है और यहाँ पे वैल्यू आई है वो आपकी 0.25 आई है। तो यदि मैं इसको 8 खानों के बराबर लेता हूँ तो कितना वोल्टेज हो जाएगा बताएं। देखें, 8 खानों के बराबर लेंगे तो 4 खानों के बराबर में आप 0.25 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना वोल्ट आएगा, 2 वोल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे आप वोल्ट लिख देंगे 2 वोल्ट के बराबर। मैं इस सारी रीडिंग है वो यहाँ पे ले लेता हूँ। 16 खानों के मतलब हो गया बेटा आपका 4 वोल्ट के बराबर। ठीक है, तो ये 4 वोल्ट लिख देता हूँ मैं। उसके बाद में 20 खानों के बराबर लेने का मतलब हो गया, आप इसको 0.25 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 5 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये 5 वोल्ट लिख लेता हूं मैं। उसके बाद में 22 खानों का मतलब हो गया आपके पास 5.5 वोल्टेज। ठीक है, 5.5 वोल्ट हो गया। और 24 खानों का मतलब हो गया आपके पास 6 वोल्ट। ठीक है, तो 6 वोल्ट हो गया। और 26 खानों का मतलब हो गया इतना 6.5 वोल्ट हो गया। तो ये 6.5 वोल्ट अपन यहाँ पे लिख लेते हैं। इसी तरीके से आप एमीटर में लेंगे तो ये 0 माइक्रो एम्पियर आएगा। इसके बाद में ये भी 0 माइक्रो एम्पियर आएगा। ये भी आपके पास 0 माइक्रो एम्पियर आएगा। इसके बाद में 1 खाने के बराबर विक्षेप है तो 2.5 जो आपके पास अल्पतमांक था उसको आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। कैलकुलेशन यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, रफ कॉपी में करके आप लिख सकते हैं। तो ये मेरे पास 2.5 माइक्रो एम्पियर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद में यदि अपन 19 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 से मल्टीप्लाई करने का मतलब हो गया ये 5 और 5 में से हो गया 4 पॉइंट कितना हो जाएगा। आप इसको एक बार सॉल्व कर दें, रफ कॉपी में कैलकुलेशन कर ले। तो ये मेरे पास यहाँ पे 19 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 47.5 माइक्रो एम्पियर की रीडिंग आ जाएगी। उसके बाद में 60 से भी आप कैलकुलेट कर लें तो 60 से मल्टीप्लाई करने पर ये 150 माइक्रो एम्पियर आ जाएगा। तो ये बहुत आसान सी ऑब्जर्वेशन टेबल है। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन टेबल आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अब अपन इसके आधार पे एक ग्राफ है उसको तो यहाँ पे आप इसमें हेडिंग लगा देंगे गणना की। ठीक है, क्योंकि ग्राफ है वो आपका किसके पोर्शन में आना है, गणना के पोर्शन में आना है। तो गणना लिख देंगे आप यहाँ पे। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे पैमाना लिखना बहुत आवश्यक है। पैमाना वगैरह सब आप इस ग्राफ पेपर के ऊपर लिखेंगे। पैमाना अपन बाद में मानेंगे, पहले मैं इसकी ग्राफ की जो एक्स और वाई एक्स की लाइन है उनको ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास एक्स एक्स की लाइन है। आप अच्छे तरीके से स्केल लेकर के उसके आधार पर आप इन लाइनों को ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल क्लियर, नीट एंड क्लीन। और ग्राफ आप हमेशा पेंसिल से ड्रॉ करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये वाई एक्स की लाइन मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये मेरे पास वाई एक्स की लाइन ले ली मैंने। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैं मूल बिंदु लिख लेता हूँ। एक्स एक्स के ऊपर यहाँ पे अपन वोल्टेज ले लेते हैं तो इसको मैं लिख लेता हूँ वी आर। वी आर का मतलब है रिवर्स वोल्टेज। और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं आई आर, ये हो जाएगा आपका रिवर्स करंट। ठीक है, रिवर्स करंट लिख लेता हूँ मैं इसको। अब अपने को करना क्या है, अपने जो खानों की संख्या ली है वो 2 के मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में ली है और अपने को मैक्सिमम वैल्यू है वो 20 तक जाना है। तो आप ये लिख सकते हैं कि एक्स एक्स जो है, एक्स एक्स
इसके ऊपर जो एक बड़ा खाना है आपका, एक बड़ा खाना, उसको आप किसके बराबर मान लें? जो 4 विक्षेप आए थे उसके बराबर मान लें। और 4 विक्षेप का मतलब है आप इसे 2 वोल्ट के बराबर मान लें। तो ये आपके पास हो जाएगा 2 वोल्ट, 4 वोल्ट और 6 वोल्ट। ठीक है ना, 2-2 वोल्ट के रूप में। और आप 1 वोल्ट के बराबर में भी ले सकते हैं, एक बड़ा खाना है उसको आप 1 वोल्ट के बराबर में भी ले सकते हैं, तो ग्राफ और क्लियर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 और 7, तो मैं यहाँ पे 1 वोल्ट लिख लेता हूँ, ये आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो एक्स एक्स के ऊपर मैंने एक बड़ा खाना है उसको 1 वोल्ट से लिख दिया है। इसके बाद में बात करते हैं अपन वाई एक्स के ऊपर। और वाई एक्स के ऊपर जो एक बड़ा खाना है इसकी जब अपन बात लिखेंगे, और बड़ा खाना होता है वो 1 सेंटीमीटर लंबाई का होता है, तो आप चाहें तो 1 सेंटीमीटर भी यहाँ पे लिख सकते हैं, बड़ा खाना ना लिखे तो। और यहाँ पे आपको 150 तक जाना है, तो 150 तक जाने का मतलब है या तो आप 10-10 एम्पियर ले लें, तो आपको 5 खाने लेने पड़ेंगे। तो इसके बराबर मैंने 10 माइक्रो एम्पियर ले लिया, यहाँ पे 20 हो गया, 30। ऐसे करेंगे तो आपको कितना चला जाएगा? ये तो आपको 150 तक लेना है, तो आपके पास कितने हो जाएंगे? 15 खाने हो जाएंगे। तो 15 खाने तो बहुत लंबा ग्राफ बन जाएगा, बड़ा ग्राफ बन जाएगा। आप कितना कर लें? 50 खाने कर लें क्या? 50 खाने करेंगे तो भी आपका थोड़ा कम रह जाएगा। 25 खाने करेंगे तो आपको 6 खानों के बराबर हो जाएगा। तो 25 माइक्रो एम्पियर लिख लेते हैं। ये 50 हो गया, ये 100 हो गया, ये 125 हो गया। क्लियर है ना? 25 50, ये सॉरी ये कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। तो इसको आपको अच्छे से लिखना है, ये 100 हो जाएगा, ये 125 हो जाएगा, और ये आपका 150 का ग्राफ आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एक बड़ा खाना बराबर 25 माइक्रो एम्पियर। तो यहाँ पे आपको करेक्शन नहीं करनी है, ये सब काम आप रफ कॉपी में करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब मैं अपने ग्राफ हैं उसकी लाइंस जो पॉइंट्स हैं उनको ड्रॉ करता हूँ। तो सबसे पहले अपन ने, जब अपन अपनी प्रेक्षण सारणी को देखेंगे तो पहला जो वोल्टेज है वो 2 वोल्ट है। तो ये एक्स एक्स की लाइन पे 2 वोल्ट आ गया, लेकिन करंट का मान 0 है, तो ये अपना ग्राफ है वो यहाँ से होकर के निकलेगा। फिर आप देखेंगे कि दूसरी जो रीडिंग है वो 4 वोल्ट है, और इसके अंदर भी जो करंट है वो आपका 0 है, तो ये ग्राफ भी यहाँ से होकर के निकलेगा। इसके बाद में अगली रीडिंग है वो आपके 5 वोल्ट के बराबर है, और इसके अंदर भी 0 है, तो ये ग्राफ भी आपका इस पॉइंट से होकर के निकलेगा। लेकिन इसके बाद में आपका 5.5 वोल्टेज है और करंट है वो 0.25 है। तो 0.25 का मतलब कितना हो गया? एक छोटा खाना हो गया भाई। 25 माइक्रो एम्पियर है, इसमें जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो एक खाना आ जाएगा ना। तो ये 5.5 वोल्टेज के ऊपर जाओगे तो पहला छोटा खाना यहां से ग्राफ आपका टर्न हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में 6 वोल्ट के ऊपर जाओगे, ये 6 वोल्ट के ऊपर, तो उस समय आपकी जो वैल्यू है वो 47.5 है। तो 47.5 का मतलब हो गया 19 खाने लिए थे ना अपन ने, तो 6 वोल्ट के ऊपर आपका जो ग्राफ है वो इससे एक अंदर वाले खाने के ऊपर चला जाएगा। एक खाना आपको 50 माइक्रो एम्पियर से छोड़ देना है, तो 47.5 हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। और उसके बाद में जब आप 6.5 लेंगे तो 6.5 के अंदर ये वैल्यू जो है 6.5 के अंदर ये 150 माइक्रो एम्पियर हो जाएगी। तो ये 6.5 आपके पास यहाँ पे वैल्यू आएगी और ये लाइन आ जाएगी। तो अब आपको यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर देना। ग्राफ को आपको हमेशा पेंसिल से ही ड्रॉ करना है। तो यहाँ से मैं इसको ग्राफ को ड्रॉ करता हूँ। इस तरीके से पेंसिल से लाइन आएगी, ये लाइन ऐसे खिंचती हुई चली आएगी। यहाँ पे इसको थोड़ा सा नीचे मोड़ना है और इसको घुमा करके मोड़ना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और ये ग्राफ जो आपका है आप स्केल से मिलाएंगे ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ये ग्राफ ऐसे चला जाएगा। ठीक है, तो ये रीडिंग आ जाएगी। अब आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा टर्निंग पॉइंट कहाँ आया है, सबसे ज्यादा घुमाव कहाँ आया? सर सबसे ज्यादा घुमाव है वो इस सिचुएशन में आया। तो इस सिचुएशन से आप इसके ऊपर एक लंब डाल देंगे, तो ये जो वैल्यू है VZ की वैल्यू है, तो ये VZ जो है वो आपका 6 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसकी वैल्यू लिखनी है। ठीक है, तो ये आपके पास VZ है, ये ग्राफ ड्रॉ हो गया। अब इस ग्राफ को आप अपनी कैलकुलेशन के साथ में चिपका दें और परिणाम में अपने को जहां पे भंजन वोल्टता लिखनी थी वहां पे अपन 6 वोल्ट लिख देंगे। चलिए रिजल्ट पे चलते हैं।
तो ये अपन रिजल्ट के सेक्शन में आ गए और यहाँ पे अपने पास जो वंजन वोल्टता है वो 6 वोल्ट प्राप्त होती है, तो यहाँ पे अपन 6 लिख देंगे। तो इसके साथ ही आपके कॉपी में जो एक्सपेरिमेंट लिखने का काम था, प्रोसीजर था, वो आपका कंप्लीट हो गया। अब अपन वीडियो के एंड में चर्चा करेंगे कि हाँ, इस प्रैक्टिकल से वाइवा में एग्जामिनर किस तरह के प्रश्न आपसे पूछ सकता है।